मैं हूं आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। एक नजर डालेंगे 20 बड़ी खबरों पर। थाईलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के पीएम ओली से की मुलाकात। शिखर सम्मेलन के दौरान बैंकॉक में हुई खास मुलाकात। श्रीलंका के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला सम्मान। पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ द ऑनर। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व डिप्टी पीएम जगजीवन राम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम जी की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। रविवार रात को रायपुर पहुंचेंगे अमित शाह। डिप्टी सीएम अरुण साव ने दी जानकारी। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी कल रात्रि रायपुर पहुंचे हैं और अभी बस्तर जाएंगे और बस्तर में मां दंतेश्वरी के दरबार में दंतेवाड़ा में दर्शन पूजन के बाद दिन भर उनका अलग अलग कार्यक्रम है। फिर शाम को रायपुर लौटकर एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बस्तर पंडुम का आयोजन बस्तर में हुआ है। बस्तर की कला, संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन, खान पान को प्रमोट करने के दृष्टि से बस्तर पंडुम का आयोजन हुआ है। उसके समापन समारोह में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी शामिल होने वाले हैं। बस्तर के जवानों से संवाद भी करेंगे। तो निश्चित रूप से ये उनका दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और ये लगातार उनका 5वां दौरा है जब बस्तर आए हैं। बस्तर के प्रति आदरणीय अमित शाह जी की संवेदनशीलता और गंभीरता इस बात को बताती है कि एक साल में लगातार 5वीं बार आज बस्तर आए हैं। तो निश्चित रूप से बस्तर अब शांति और विकास की ओर आगे बढ़ेगा। कांग्रेस ने इससे लेकर 8 सवाल किए हैं अमित शाह जी से और ये जो शांति प्रस्ताव है नक्सलियों का उसको पॉलिटिकल स्टंट बताया। आज कांग्रेस पार्टी से जो जनता सवाल पूछ रही है उसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए और अमित शाह जी जो बार बार आ रहे हैं उसका परिणाम स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ के लोग देख रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं और इसलिए पता नहीं ये किस मुंह से सवाल पूछते हैं। और ये तो हमेशा से बस्तर को उपेक्षित रखना चाहते थे, विकास से कोसों दूर रखना चाहते थे। आज उनके मंसूबों पर पानी फिर रहा है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए इस प्रकार के वो सवाल पूछ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान। हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। हर दिन नक्सली मारे जा रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो लगातार हो रहे हैं नक्सलवाद के साथ। तो हमारे जवान बड़ी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और रोज कुछ न कुछ नक्सली मारे भी जा रहे हैं, आत्मसमर्पण भी हो रहा है, गिरफ्तारी भी हो रही है। और माननीय गृह मंत्री जी का तो संकल्प है, केंद्रीय गृह मंत्री जी का, कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। कहा, मैं मुसलमान समाज के हर व्यक्ति से कहना चाहता हूं कि आपकी नाराजगी मेरे सर आंखों पर है, लेकिन हकीकत है कि मेरे नेता ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। विलास के ऊपर सवाल उठाते हैं, मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरी सर आंखों पर, कोई दिक्कत नहीं। आपकी नाराजगी तो मेरे उस पिता से भी रही थी जब उन्होंने 2014 में एनडीए का साथ देने का काम किया। उस वक्त भी आप उनसे नाराज हुए थे, बिना इस बात को याद किए कि कैसे 2005 में उन्होंने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया, बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बने, इस बात की दावेदारी पेश करते हुए। तो आपकी नाराजगी मेरी सर आंखों पर, और मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरे सर आंखों पर हकीकत है कि मेरे नेता ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार हैं। मैं भी उनकी उस सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूं। वक्त बताएगा
कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं थे, पर तब तक अगर आप मुझसे अपनी नाराजगी भी अगर आप रखेंगे तो बस इतना याद जरूर रखिएगा कि चिराग पासवान का समर्पण न सिर्फ उस समाज के प्रति है, अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति है, मुसलमानों के प्रति है, बल्कि उससे बड़ा समर्पण मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों के प्रति। मेरा कमिटमेंट उनकी आइडियोलॉजी के साथ है और उनकी आइडियोलॉजी सामाजिक न्याय की रही है और इसके साथ चिराग पासवान ने ना कभी समझौता किया था, ना कभी भविष्य में समझौता करेगा। चिराग पासवान के द्वारा लिया गया हर फैसला, मेरी पार्टी के द्वारा लिया गया हर फैसला मेरे पिता के विचारों को मजबूत करने की सोच को प्राथमिकता देने की दिशा में लिया जाएगा। समाज में सामाजिक न्याय को बढ़ाने की दृष्टि के साथ लिया जाएगा, समाज में सद्भावना को बढ़ाने की सोच के साथ लिया जाएगा और सबको, समाज के हर वर्ग को बराबरी का मौका मिले, अवसर मिले, इस सोच के साथ लिया जाएगा। हो सकता है जैसे इसके पूर्व में भी हुआ, आज शायद लोगों को इस पर यकीन ना हो, पर आने वाला समय बताएगा कि इस फैसले को लेने से पहले हर बिंदु पर विचार किया गया। हम लोगों की भी चिंता थी जब ये विधेयक सामने आया, जेपीसी की मांग हम लोग के द्वारा की गई थी। हम लोग चाहते थे कि इस पे एक विस्तृत चर्चा हो। पार्टी की तरफ से हमारे सांसद अरुण भारती जी ने जेपीसी में अपने पक्ष को रखने का काम किया। हर बिंदु पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। जहां पे हम लोग की शंकाएं थी, जहां पे हम लोग को इसको लेकर चिंताएं थी, शंकाएं थी, उसको भी हम लोगों ने वहां पे रखने का काम किया। कई ऐसे सुझाव पार्टी के द्वारा दिए गए जिसको समिति ने स्वीकारने का काम किया और इन तमाम बदलावों के बाद, इन तमाम सुझावों के बाद जिस नए स्वरूप में ये संशोधन विधेयक भारत की संसद में आया, इसके हर बिंदु पर अध्ययन करने के बाद ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने इसका समर्थन करने का फैसला लिया है। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में गरीब मुसलमानों के हित में ये विधेयक रहेगा और समय इसको साबित भी करेगा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप महाकुंभ पर कहा, मेरा मानना है कि समय आ चुका है कि भारत के निवेशक पहचाने कि इस स्टार्टअप इकोनॉमी सिस्टम की संभावनाएं बहुत है। बात रखी थी कल सबके समक्ष और मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि भारत के निवेशक रिकॉग्नाइज करें कि ये पूरा जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, इसकी संभावनाएं बहुत है। इसमें हमारे युवा युवती बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और इसको अगले स्टेप, अगले लेवल तक लेके जाने में मुझे लगता है भारत का निवेश, भारत के लोगों का जुड़ना इसको और तेज गति देगा। सर, ट्रम्प से एक्सपोर्टर को सपोर्ट करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? और कुछ थैंक यू। थोड़ा सा आप ये बताइए कि स्टार्टअप महाकुंभ जैसे जो इवेंट्स होते हैं, इनकी वैल्यू किस तरीके से हमारे एंटरप्रेन्योर्स को। देखिए, अब ये जो स्टार्टअप महाकुंभ हुआ है, इस स्टार्टअप महाकुंभ में कुछ विशेषताएं हैं। जैसे आधे से अधिक जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये पॉड्स के माध्यम से इन सबको मुफ्त में अपनी चीजें, अपने अनुसंधान को दिखाने का मौका मिला है। लगभग 1500 ऐसे युवा युवतियों को, स्टार्टअप्स को, खासतौर पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टार्टअप्स को मुफ्त में अवसर दिया गया कि यहाँ के वो दुनिया को बता सके वो क्या काम कर रहे हैं, क्या सोच है। एक इसकी ये विशेषता है। दूसरी है इसकी विशालता। इसको एक अंग्रेजी में कहते हैं कि इट रब्स ऑफ ऑन यू। जब युवा युवती, और मुझे सुनने में आ रहा है कि कल 27,000 लोग आए थे, आज उससे भी अधिक लोग आए और कल तक का आंकड़ा तो शायद 1 लाख पार हो जाएगा। अब जब ये 1 लाख जो दर्शक आते हैं, यहाँ पे अलग अलग लोगों को देखते हैं, अलग अलग चीजों का अनुभव करते हैं, उनको भी प्रोत्साहित करने का एक मौका बनता है। वो भी यहाँ से और
संकल्प लेके जाते हैं कि हमें भी सफल होना है, हमें भी कोई नई चीज करनी है। तीसरी बात, हमने जो महारथी की कंपटीशन रखी थी, जिसका आइडिया हमारे ऑर्गेनाइजर प्रकाश प्रशांत जी का था, जो सेक्रेटरी। बिहार में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान, कहा विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का लगाया आरोप। वक्त संशोधन किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। एक ही दलों को निशाना बना रहे हैं, इसमें आप नीतीश कुमार और बहुत नीतीश कुमार कह रहा है। देखिए, वो लोग तो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये बिल किसी धर्म के पक्ष और विपक्ष में नहीं है, ये है न्याय और अन्याय के संबंध में बातें हैं। जो वक्फ बोर्ड है उसमें जो मैनेजमेंट था, वो मैनेजमेंट ऐसे लोगों के पास में था और ऐसे पैसा का गबन हो रहा था जिसका कि प्रयोग नहीं हो रहा था गरीबों की भलाई के लिए। अब जो सेक्शन 40 उसमें था, ये कहाँ की बात थी कि अगर हाथ उठा के कह दिया कि आप हमारे वक्त के आदमी हैं, आप उसका हो गए। ऐसा कभी होना चाहिए था क्या? एक चीज। दूसरी चीज, विश्व में चल रहा है, भारत में चल रहा है, हमारे नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार, ये सब महिलाओं के विकास की बात कर रहे हैं। महिला को वहाँ क्यों नहीं दिया गया था, क्यों वर्जित किया गया था? तो महिला को नहीं होना चाहिए क्या? तो इन लोगों का जैसे 3 तलाक का मामला आया, यही हल्ला कर रहे थे, संविधान खतरे में है। आज जरा मुस्लिम महिलाओं से जाकर पूछिए 3 तलाक में कितना सशक्तिकरण हुआ और कितना ये कर रही है। वो 370 का कानून था, जब आया तो उसी तरह से वो लोग हल्ला कर रहे थे। आज कश्मीर में जाकर देख लीजिए क्या स्थिति है। कहने का मतलब है कि ये जो कानून जो पास हुआ है, यह ऐतिहासिक है और बहुत सोच समझ करके नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये किसी धर्म के विरुद्ध की बात नहीं, व्यवस्था के विरुद्ध है। व्यवस्था खराब थी, चंद लोगों के हाथ में था, वर्चस्व उनको था, उसको हटा करके उसको व्यापक किया गया है। इसलिए ये बहुत पहले पारित हो जाना चाहिए था, अब पारित हुआ है। चलिए, देर से ही आए, दुरुस्त हुआ। और जो लोग कह रहे हैं उनके मन में बेईमानी है, वो लोग नहीं चाहते। देखिए, हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, वक्त संशोधन विधेयक पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा अब यहाँ अनेक काम हो सकेंगे, हम जनहित के कामों को आगे बढ़ाएंगे। या किसी अन्य विभागों को बिना किसी वक्त में शामिल कर लिया जाता था। अब वो सब जमीनें जो है उस क्राइटेरिया से बाहर आएंगी, उसमें अनेक काम हो सकेंगे। उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं, कई हजारों, उत्तराखंड बनते समय जो संख्या थी उसमें कई हजारों की बढ़ोतरी हुई है। हम इसकी जांच करवाएंगे, इस पर काम करेंगे और जनहित के कामों को इस पर आगे बढ़ाएंगे। ये सारी जमीनें सरकार में आएंगी और जन उपयोग के काम आएंगी, अनेक योजनाएं उसमें होंगी, अनेक विकास के काम आगे बढ़ेंगे। सर, विपक्ष इसका विरोध करता नजर आ रहा है। सर, विपक्ष हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करता रहा है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नवाचार देश के अंदर हो रहे हैं, नए कानून लाए जा रहे हैं और जो देश की तरक्की में जिनसे योगदान हो सकता है, देश की तरक्की, गति, उन्नति, प्रगति बढ़ सकती है, वो सारे काम, वो सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। ये भी बहुत ऐतिहासिक निर्णय जो है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और पूरी केंद्र की सरकार को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सर, विपक्ष ने कहा कि तानाशाही रवैये की तरीके से ये बिल पास किया गया है। सर, तानाशाही रवैये की तरह से बिल पास किया गया है। इसमें तानाशाही उस समय में होती थी जिस समय में देश के अंदर तुष्टीकरण चलता था, जिस समय इमरजेंसी लगती थी, देश के अंदर कई ऐसे काम होते थे जिस पर चर्चा भी नहीं होती थी। आज चर्चा हो रही है, विधिवत संसद पास कर रही है। सर, उत्तराखंड में कुछ विस्तारों के नाम बदले गए, क्या अभी भविष्य में और नाम बदले जाने की संभावना है? बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं और हमने जो भी नाम बदले हैं, यहाँ की जन भावनाओं के अनुरूप, हमारे जो महापुरुष हैं उनकी जो उस क्षेत्र से जो उनका एक तरह से सांस्कृतिक रूप से परिवेश मिलता है, उसके अनुरूप और जो विरासत भी है और विकास भी है, उसके अनुरूप ही हमने नाम बदलने का निर्णय लिया। जो लोगों की भावनाएं हैं उसके अनुरूप हमने काम किया। आगे भी निकट भविष्य में भी सभी अच्छे कामों के लिए संभावनाएं हमेशा बनी रहेगी। लखनऊ में वक्त संशोधन विधेयक पर बीजेपी नेता मोहसिन रजा का बयान, कहा ये पिछड़े गरीब मुसलमानों के उद्धार और उनके कल्याण के लिए है। पिछड़े और हमारे गरीब मुस्लिम भाई बहनों के उत्थान के और उनके कल्याण के लिए है और इसके लिए जितना भी साधुवाद और धन्यवाद किया जाए आदरणीय मोदी जी की सरकार का, आदरणीय मोदी जी का,
हमारे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का उतना कम है, क्योंकि ये पहली बार हमारे देश में इस तरह का अमेंडमेंट जिससे कि हमारे दबे पिछले और गरीब मुस्लिम समाज के भाई बहनों के लिए, उनके कल्याण के लिए लाया गया बिल है। और इसको इस तरह से हमारे विपक्ष के लोग पेश कर रहे हैं जैसे लगता है बहुत बड़ा कोई ऐसा परिवर्तन कर दिया गया है जिससे कि सारे मुसलमानों की प्रॉपर्टियों को छीन लिया जाएगा। वक्फ की प्रॉपर्टियां सब मस्जिद है और दरगाह और इमाम बाड़े और जितने भी कब्रिस्तान है छीन लिए जाएंगे। पुराने किसी भी कानून में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। अमेंडमेंट बोर्ड में जो बोर्ड को अपार शक्तियां कांग्रेस ने दी थी 2013 में, उस जिसके चलते गरीब मुसलमानों का हक छीना गया था, आम मुसलमानों के राइट्स को छीना गया था, तमाम हिंदू भाइयों की प्रॉपर्टी को धारा 40 के तहत अपने में दर्ज किया गया, तमाम मुसलमानों की जो अलल औलाद प्रॉपर्टियां थी उनको डिलीट करने का काम किया गया उस एक्ट का सहारा लेकर, तो उसको हटाने का काम किया है। तो ये तो बहुत अच्छा काम हुआ है ताकि हमारी वक्फ की प्रॉपर्टियां सुरक्षित रहें। और अब जांच होगी, जो प्रॉपर्टियां गलत तरीके से वक्फ बोर्ड ने हटा दी या दर्ज कर ली वो वापस भी दी जाएंगी और वापस ली भी जाएंगी। और ये हमारे पास एक्ट की कॉपी है, ये कॉपी को पढ़ना पड़ेगा सब लोगों को। और तमाम हम अपने मुस्लिम समाज के भाई बहनों से जरूर कहेंगे कि इस कॉपी को जरूर पढ़ लें। ये अमेंडमेंट है जो 25 का एक्ट बन गया है, अब वक्फ एक्ट से इसको जोड़ा जाएगा, तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। ये पढ़ेंगे नहीं, बगैर इसके पढ़े आप जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और ये वही लोग हैं जिनके पास वक्फ की अकूत संपत्तियां हैं, ये वो धर्मगुरु हैं जो पार्टियों के नेता हैं। राजस्थान में कांग्रेस विधायक सचिन पायलट का बयान, अमेरिका ने एक तरह से भारत पर आर्थिक आक्रमण कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जिस राष्ट्रपति को गले लगाते थे उसका पुरस्कार मिला है। सर, वक्फ बिल को लेकर पूरे देश में बवाल, मतलब खासकर विपक्ष इसके ऊपर काफी आक्रोश है। कि आप टाइमिंग देखिए, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाना है, वो बिल संसद में रात के 2 बजे लाया गया। जब अमेरिका ने एक तरह से आर्थिक आक्रमण कर दिया भारत के ऊपर और इतनी ड्यूटी टैरिफ लगा दी है कि हमारा जो उद्योग और जो एक्सपोर्ट का हमारा पूरा भारत की जो ताकत थी उसको कमजोर करने का काम किया। जिस राष्ट्रपति को खींच कर प्रधानमंत्री गले लगाते थे, अभी वहां होकर आए हैं, उसका पुरस्कार ये मिला है कि इतना भयंकर टैरिफ लगाया है कि अर्थव्यवस्था चरमरा जा सकती है, लाखों नहीं करोड़ों लोगों के रोजगार जा सकते हैं। ऐसे समय पर कि देश में इस पर चर्चा होगी, लोग जवाब मांगेंगे, हमें प्रभावी कार्रवाई करनी पड़ेगी। उससे बचने के लिए बड़े बड़े देशों ने कदम उठा लिए हैं, यूरोप ने, इंग्लैंड ने, चीन ने, कि हम अमेरिका के खिलाफ कदम उठाएंगे। भारत अभी तक चुप है और उस जवाब देने से बचने के लिए इस बिल को लेकर आए हैं। और हम लोग तो चाहते हैं अगर किसी भी क्षेत्र में आपको कुछ कमियां दिखती हैं, कुछ गलतियां हुई हैं, उसको सुधारने के लिए आप रिफॉर्म करना चाहते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये बिल जानबूझ के लाया इसलिए गया है ताकि लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा हो। धर्म के नाम पर लोगों का जो बंटवारा करने की कोशिश भाजपा हमेशा करती है, उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं। और हमें लगता है कि पूरे विपक्ष को, 234 विपक्ष के इंडिया अलायंस के सांसद हैं, जिस प्रकार इस बिल को लेकर आए हैं, जिस जल्दबाजी में लेकर आए हैं और जिस मंशा से लेकर आए हैं, उस पर बहुत बड़े सवाल उठते हैं। और मुझे लगता है कि ये जानबूझ के एक द्वेषता पैदा करने का माहौल निर्मित करने का काम भाजपा कर रही है। दिल्ली में रामनवमी जुलूस के मुद्दे पर बीजेपी सांसद अरुण गोविल का बयान, कहा, मैं पश्चिम बंगाल सरकार से अपने फैसले पर फिर से विचार करने की अपील करता हूँ। नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा गवर्नमेंट से कि मतलब मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रही है बात कि श्री राम के साथ, रामनवमी के जुलूस के साथ इस तरह की बात जो है वो करनी चाहिए। तो वो किस विचारधारा से सोचते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रही बात। मैं अपील करना चाहूंगा सभी लोगों से, बल्कि सरकार से ही अपील करना चाहूंगा बंगाल के, कि वो इस बात को एक बार फिर से सोचें। क्योंकि जुलूस निकालने में, और जुलूस जो रामनवमी का जुलूस होता भी है, जहां भी होता है, हमने देखा है, बहुत सारी जगह देखा है, बल्कि मैं कितनी बार मैंने रामनवमी के जुलूस में खुद अटेंड किया है, बहुत ही शांतिपूर्ण होता है। उसमें कहीं कोई एग्रेसिवनेस या इस तरह की कोई बात तो होती नहीं है बिल्कुल भी। और आज पूरा देश जय श्री राम के नारों से गूंजता है, उद्घोष है ये। अयोध्या में इतने 500 साल के संघर्ष के बाद राम मंदिर बना, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो ये तो हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है ये।
तो मुझे लगता है सरकार को एक बार फिर से अपने इस फैसले पर जरूर सोचना है। इंदौर में भारतीय अभिनेता मनोज कुमार के निधन पर गायक शंकर महादेवन ने कहा, उनका नाम हमेशा रहेगा। मनोज कुमार जिन्हें हम प्यार से भारत कुमार कहते थे। फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही ऊंचाई पे जो हैं, उनका नाम हमेशा रहेगा। मैं है इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनका नाम हमेशा रहेगा। वो मनोज कुमार जी, जिसे हम प्यार से भारत कुमार कहते थे, उनका लॉस हमेशा महसूस होगा। ही इज डन ग्रेट फिल्म्स, जैसे सस्पेंस थ्रिलर भी, उसमें भी काम किया है उन्होंने, और जो भारत का नाम रोशन करने वाले फिल्म्स हैं उसमें भी काम किया, जैसे पूरब और पश्चिम है, रोटी कपड़ा मकान हो, और हिज वर्क वाज इनक्रेडिबल। और उन्होंने हमेशा अपने फिल्मों में एक मैसेज दिया है, और वो मैसेजेस हम लोग क्रांति जैसे फिल्म देख के हम लोग हमेशा अपने दिल में वो मैसेजेस रखनी चाहिए, सीखनी चाहिए, और बस दिल से भारत कुमार जी के लिए श्रद्धांजलि। जयपुर में राजस्थान सरकार में मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ का बयान, हमने 13 गांव लिए हैं जिन्हें हमने नगर निगम में शामिल करने के लिए आग्रह किया है। मुझे यकीन है कि वे शामिल हो जाएंगे। देखिए, ये सरना डूंगर एक ग्राम पंचायत है और इसको शहर से बिल्कुल नजदीक है। तो ऐसे हमने 13 गांव लिए हैं जिनको हमने नगर निगम में शामिल करने के लिए आग्रह करा है। मुझे यकीन है वो शामिल हो जाएंगे। तो शहरी क्षेत्र में जब शामिल होंगे तो यहाँ पर वार्ड तो बनेगा ही, और जो विकास का विस्तार है वो और तेज हो जाएगा। अभी भी हमने यहाँ के जो सरपंच साहब हैं, बहुत कर्मशील विकासशील यहाँ सरपंच साहब हैं, तो लगातार यहाँ काम हो रहा है। यहाँ पे इंटरलॉकिंग टाइल से 3-4 जगह सड़कें बन रही हैं, सीसी सीमेंट की सड़क यहाँ पे बन रही है। अभी हमने यहाँ पर एक सैटेलाइट हॉस्पिटल भी नजदीक खोल रहे हैं 50 बेड का। उसके साथ साथ स्कूलों के अंदर 3 या 4 स्कूलों के अंदर 2-2 कमरे बन रहे हैं, तो 20-20 लाख 17 लाख से कमरे बन रहे हैं। एक सामूहिक भवन का भी आज उद्घाटन करा। कई सारी चीजों का आज उद्घाटन हुआ है। तो बहुत तेज गति से विकास हो रहा है हमारे गांव के अंदर, शहरी क्षेत्र में और गांव के क्षेत्र में। पानी की एक समस्या यहाँ पर रहती है, उसके लिए तकरीबन 160 करोड़ की लागत से 30 उच्च जलाशय बनकर 2025 के अंत तक तैयार हो जाएंगे। पानी की पाइपलाइनें घर घर तक पहुंच रही हैं। ये जल शक्ति मंत्रालय के साधनों से ये सारा निर्माण हो रहा है। तो चाहे सीवरेज की लाइंस हो, चाहे पानी की पाइपलाइन हो। त्रिपुरा के सीएम माणिक साह ने किया उद्घाटन। अगरतला में 3 दिवसीय ब्रह्मकुंड मेला और प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। এবং যাওয়ার পরে যা আমরা শুনলাম যে এখানে একটা আমরা শিবলিঙ্গ এখানে রেখে গেছি, এবং এই কথাই কথিত আমি যা আমার কাছে যা রিপোর্ট এসেছে, এবং তার থেকেই আজকে এখানে ব্রহ্মমেলার যেখানে শুরু হয় সেটাকে সামনে রেখে সে কাহিনী আমাদের পৌরাণিক কাহিনী। এবং এখানে আমার পূর্ববর্তী বক্তা আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর এখানে বলেছেন যে এখানে দুবার বছরে 2 বার এখানে এই ধরনের মেলা হয়, এবং আজকে এই বসন্তকালে এখানে পুজো অর্চনা এবং এই ধরনের মেলা হয়। এবং এই যে মেলা, সেই মেলাকে সামনে রেখে এখানে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ এবং অস্থি বিসর্জন, সেসব ধর্মীয় যে আচার অনুষ্ঠান সেগুলোও কিন্তু এখানে সম্পন্ন হয়। এখানে বলা হয়েছে যে আগে বাংলাদেশ থেকেও এখানে লোক আসতো। এখন বাংলাদেশের ঘটনা আপনারা সবাই জানেন, যে সেই কারণে এখন বাংলাদেশ থেকে লোক আসতে পারে না। এবং আজকে তারপরেও যে লোক সমাগম এখানে এসছে, 3 দিন সমানে এই আয়োজন। আমি যখনই দেখি কোনো জায়গায় এই ধরনের অনুষ্ঠান হয়, বিশেষ করে আমাদের ट्राइबल इलाकाएं जो ये धरनेर अनुष्ठान है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने की मीटिंग, भर्ती को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की।
अयोध्या में जिला मजिस्ट्रेट चंद्र विजय सिंह का बयान। कहा, रामनवमी के अवसर पर श्रद्धालुओं के बड़ी संख्या में अयोध्या आने की संभावना है। इसके मद्देनजर हमारी पूरी तैयारियां है। रामनवमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में अयोध्या धाम पहुंचने की संभावना है और उसको देखते हुए हमारी पूरी तैयारी है। उनको किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो, बहुत सुगम तरीके से उनके दर्शन हो और शेड की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सब व्यवस्थाएं की गई है इसी। और जितने भी हमारे रूट्स हैं उन पे श्रद्धालु जो है बहुत सुगम तरीके से चलें, कहीं पे उनको समस्या ना हो। और उसमें मुख्य आकर्षण जो केंद्र है वो भगवान श्री रामलला का सूर्याभिषेक है और उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया अन्य कल्चर डिपार्टमेंट के प्रोग्राम्स जो हैं ये सभी रहेंगे और पूरा जनपद, पूरा प्रदेश जो है, पूरा देश इस राम जन्म उत्सव को बहुत भव्य तरीके से मनाए। ये सारी व्यवस्थाएं हम लोगों द्वारा की जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से हमारे मजिस्ट्रेट्स की तैनाती है, हमारे पुलिस के जो अधिकारी हैं उनकी ड्यूटीज वगैरह सभी लगी है और जिस प्रकार से महाकुंभ के समय में हम लोगों की तैयारी थी, होल्डिंग एरिया, पार्किंग एरिया, ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं। बैरिकेडिंग की व्यवस्था जो है ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग के द्वारा की जा रही है ताकि शांति व्यवस्था भी रहे और कहीं पे श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। महाराजगंज में रोहिन बैराज का किया शुभारंभ। उज्जैन में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के अवसर पर हुई आरती। महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पर्ल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।